हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग हो गई या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो अगर कोई भी मटेरियल है तो उसकी इलास्टिक बिहेवियर का यूज़ हमारे एवरीडे लाइफ में हमको हर दिन कुछ ना कुछ यूज़ लगता है कि हमारी एवरीडे लाइफ में कोई भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है। हमारी एवरीडे लाइफ में किसी भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी का क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है। अगर हमें किसी भी चीज़ की डिज़ाइन करनी है, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर कोई ब्रिज हो, उसकी डिज़ाइन करने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में उसके इलास्टिक बिहेवियर का, उसमें जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके इलास्टिक बिहेवियर का नॉलेज होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। उसके नॉलेज से ही हम एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग या एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बना सकते हैं। ऐसा ब्रिज जो कैसा हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जो ब्रेक ना हो और जिसमें कोई भी तरीके से उसके शेप में कोई चेंज ना आ जाए उसके ऊपर किसी वेट की वजह से। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बीम्स होते हैं, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बीम क्या होता है और कॉलम क्या होता है। बच्चों को इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बीम किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो हमारे घरों में जो खड़े पिलर्स होते हैं, उन खड़े पिलर्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम। जो खड़े पिलर्स हैं उनको क्या कहते हैं? कॉलम। और जो आड़े पिलर्स है, जो छत से टच होते हैं, जो आड़े पिलर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? बीम। आड़े पिलर्स को क्या कहते हैं? बीम। और खड़े पिलर्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम। तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर आपने पतरे वाली छत देखी होगी या किसी स्टील वगैरह की कोई छत वगैरह बनी हुई देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बीम्स यूज़ होते हैं उसका शेप होता है लाइक आई। जो बीम्स यूज़ होते हैं, बीम्स मतलब जो छत को सपोर्ट करने के लिए जो पिलर्स, आड़े पिलर्स लगाए जाते हैं, उनका शेप कैसा होता है? आई के जैसा। देखो कैसा, मतलब इस टाइप से ये पूरी एक पट्टी तो है, एक सीधी इस टाइप से तो पट्टी है, इसके ऊपर एक इस टाइप से पट्टी होती है, एक इस टाइप से पट्टी होती है और एक इस टाइप से पट्टी होती है। तो इस टाइप से तो एक पूरी लाइन है स्टील की, सपोज करो, इसके ऊपर यहाँ भी एक लाइन है इस टाइप से और यहाँ भी एक लाइन है। तो ये शेप कैसा बन गया? आई के जैसा। तो आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं पिक ऑफ आई बीम्स, तो वहाँ पर आई बीम्स का शेप आ जाएगा, तो आपको और समझने में अच्छा रहेगा कि आई बीम्स का शेप कैसा होता है। तो आई बीम्स ही क्यों यूज़ करते हैं, दूसरे और किसी शेप का बीम हमने यूज़ क्यों नहीं किया? इसका आंसर भी इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपने देखा होगा कि कहीं पर मिट्टी का ढेर है, तो मिट्टी के ढेर का हमेशा शेप कैसा होता है? पिरामिड के जैसा, ट्राइंगल के जैसा। कोई भी अगर माउंटेन है, कोई पहाड़ है, तो उसका शेप भी कैसा होता है? पिरामिड के जैसा। तो उनका शेप पिरामिड के जैसा क्यों होता है, वो भी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्रेन है, क्या है हमारे पास? कोई क्रेन है जो हमने किस लिए बनाई है? किसी भारी लोड को उठाने के लिए। तो उस क्रेन में क्या लगी होती है? एक पुली। और उस पुली में क्या लगा होता है? एक रोप। ठीक है, उस पुली में क्या लगी होती है? एक रोप। और उस रोप को पुली और मोटर की सहायता से, उसकी हेल्प से हम ऊपर नीचे करते हैं। और उस रोप पर हम किसी एक भारी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। उस पुली से हम लटका देते हैं, उस रोप से लटका देते हैं और उसको, भारी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इस रोप को हमें एक ऐसा रोप बनाना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न भी उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मास कैरी कर सके और टूटे भी नहीं। ना तो टूटना चाहिए, ना ही उसमें परमानेंट क्या आना चाहिए? परमानेंट डिफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई मटेरियल उस पर लटकाया, कोई बहुत ज़्यादा मास का मटेरियल लटका दिया तो उसमें खिंचाव आ जाए और खिंचाव हो जाए और परमानेंट खिंचाव हो जाए, परमानेंट इलोंगेशन हो जाए, उसकी लेंथ चेंज हो जाए और वो चेंज कभी जाए नहीं। तो हम चाहते हैं कि ना तो उसमें कोई परमानेंट चेंज आना चाहिए उसकी लेंथ में, और ना ही क्या होना चाहिए? वो ब्रेक होनी चाहिए। अगर ब्रेक हो गई तो उसके, अगर किसी के ऊपर गिर गई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रोप हो कि जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और हमारा मटेरियल भी एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाए। तो सपोज़ करो हमें एक ऐसी रोप बनानी है जो कितना मास कैरी कर सके? 10 टन्स। कितना मास कैरी कर सके? 10 टन्स। या
अब यहाँ पर टन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। 1 टन किसकी मैं बात करूँ, अगर 1 टन की बात करूँ तो 1 टन का मतलब होता है 1000 kg। 1 टन का मतलब कितना होता है 1000 kg, या इसी को हम बोलते हैं 1 मेट्रिक टन। इसी को हम क्या बोलते हैं 1 मेट्रिक टन्स। तो देखो दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है। 1 टन्स का मतलब भी क्या होता है 1000 kg, और 1 मेट्रिक टन्स TONS टन्स का मतलब भी क्या होता है 1000 kg। दोनों का मीनिंग सेम है। 1 टन्स का मतलब भी 1000 kg होता है, 1 मेट्रिक टन्स का मतलब भी क्या होता है 1000 kg। तो अगर मैं 10 टन की बात करूँ तो 10 और टन, टन का मतलब क्या होता है 1000, तो ये हो गया 1000। मतलब ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 1000। 1000 मतलब 10⁻³ kg, ठीक है 1000 kg। तो इस 1 की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है 1, तो ये 1 और ये 3 टोटल कितना हो जाएगा 10⁻⁴ kg। मतलब 10 टन्स का मीनिंग कितना है 10⁻⁴ kg। तो हम एक ऐसी रोप चाहते हैं जो कितना मास कैरी कर सके 10⁻⁴ kg रोप चाहते हैं जो इतना मास कैरी कर सके, और इतने मास कैरी करने के बाद वो टूटना भी नहीं चाहिए और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन भी नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है किसका फॉर्मूला, स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हमने इसके पहले वाले जो टॉपिक्स कुछ पढ़े थे उसमें एक टॉपिक था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अपना वाला अजीज़ बोहरा। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक्स एक्सिस पर क्या ले ले स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पर क्या ले ले स्ट्रेस। वाई एक्सिस पर अगर हम क्या लेते स्ट्रेस, तो वो जो ग्राफ था वो कुछ इस टाइप से था हमारा ग्राफ, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ था। यहाँ पर एक पॉइंट था A, B, C, D, और यहाँ पर जो पॉइंट था वो E। तो इस ग्राफ में हमने क्या कहा था कि ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B को कहा था हमने इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब जैसे जैसे देखो हम फोर्स अप्लाई करते जाते हैं, जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे स्ट्रेन भी क्या होता है इंक्रीज। देखो ये ग्राफ ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, और आगे बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेन इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसके लेंथ में चेंज, उसके फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, उसके स्ट्रेन में क्या होगा चेंज। एक पॉइंट ऐसा आएगा पॉइंट बी, जहाँ पर क्या होगा कि वहाँ से अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रेस हटा दें, अगर स्ट्रेस हटा दें मतलब अगर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम हटा देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इस पॉइंट बी को हमने क्या कहा था इलास्टिक लिमिट, कि यहाँ तक अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, उसके शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन अगर यहाँ से हमने फोर्स हटा भी दिया तो वो फोर्स हटाने के बाद वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, अगर हमने क्या किया इससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया, इससे ज़्यादा अगर अब स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसलिए इस पॉइंट बी को हमने क्या कहा था, इस पॉइंट बी को हमने कहा था इलास्टिक लिमिट। और इस पॉइंट बी के लिए स्ट्रेस की जो वैल्यू थी उस स्ट्रेस की वैल्यू को हमने कहा था यील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहा था यील्ड स्ट्रेंथ, और उसको रिप्रेजेंट किया था सिग्मा वाई से। किससे रिप्रेजेंट किया था सिग्मा वाई। तो हमने कहा था कि अगर सिग्मा वाई जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि स्ट्रेस कितना हो सिग्मा वाई जितना ही हो, उससे ज़्यादा क्योंकि हो गया तो क्या हो जाएगा उससे ज़्यादा अगर हुआ तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और हम परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं चाहते। फोर्स, तो अब फोर्स कौन अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वेट ही क्या अप्लाई करेगा फोर्स। तो ये जो फोर्स है वही किसके इक्वल रहेगा वेट के इक्वल। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg/एरिया। एरिया डिवाइड में है, एरिया यहाँ डिवाइड में इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सिग्मा वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा mg/सिग्मा वाई। यह फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब जो हमारा सिग्मा वाई उसके सबस्क्रिप्ट में है छोटा सा नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया कितना होना चाहिए mg/सिग्मा वाई के इक्वल होना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा भी एरिया है तो भी चलेगा। कि ये जो हमारी रोप है इसका एरिया शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg/सिग्मा वाई, कि या तो इसके इक्वल होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए तो ही रोप नहीं टूटेगी।
और अगर इससे ज़्यादा हो गया एरिया तो और अच्छी बात है, और स्ट्रॉन्ग हमारी रोप बन जाएगी। तो कम से कम एरिया इतना तो होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा एरिया शुड बी ग्रेटर देन, या तो ज़्यादा या तो इसके इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू mg अपॉन सिग्मा वाई। अब अगर हमने रोप किसकी बनाई है, सपोज करो यील्ड, ये माइल्ड स्टील की बनाई है। किसकी बनाई है? माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के लिए जो सिग्मा वाई है उसकी वैल्यू होती है 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। एम मास कितना लिया हमने? मास हम चाहते हैं कि 10⁴ kg का मास वो कैरी कर सके। और जी क्या है? यूनिवर्सल। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। एम की वैल्यू कितनी है? 10⁴ इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 अपॉन सिग्मा वाई। सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है? जी क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स नहीं भी अब लिखेंगे अभी समझने के लिए तो चलेगा। तो सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है? 300 इंटू 10⁶। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁴ इज एज इट इज़। देखो अब इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 1 2 0, 2 0 तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 0। इसको 3 से डिवाइड किया तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना है? 9.9, 9.8। इसको ही हम अप्रोक्सीमेट 9.9 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं हम। तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ये वाला 9 3 टाइम्स में और ये वाला 9 भी 3 की टेबल से 3 टाइम्स में, मतलब 3.3। तो इसको हमने 3 से कट कर दिया तो आ गया 100। इसको 3 से कट कर दिया तो 3.3 आ गया। ठीक है। तो वैसे तो ये जो वैल्यू है 3.3 से थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि यहाँ पर 9.8 लिखा है, यहाँ तो क्या लिखा है? 9.8। लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर लिया कि जब 3 से इसको कट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.3। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया एरिया शुड बी ग्रेटर देन 10⁴ अपॉन ये कितना लिखा है? 100। 100 मतलब 10 स्क्वायर इंटू 10⁶। ठीक है। तो एरिया शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁴ अपॉन 10⁻² और 6 बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन। तो 10 कितना हो जाएगा? 8। इसकी पावर यहाँ पर ये डिवाइड में ऊपर जाकर इसकी पावर पॉजिटिव, ऊपर जाकर पावर नेगेटिव आ जाएगी हो जाएगी। जब भी कोई वैल्यू न्यूमरेटर से डिनोमीटर में, डिनोमीटर से न्यूमरेटर में जाती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁴ इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है। बेस सेम होने पर पावर्स का क्या होता है? एडिशन। इन दोनों पावर्स का एडिशन होगा, लेकिन ये माइनस साइन होने की वजह से सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो एरिया शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁻4। -8 + 4 कितना हो जाएगा? -4। तो एरिया कितना आ गया? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो मतलब इस रोप का एरिया कितना होना चाहिए? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो वो कम से कम इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब वो 10⁴ kg का मास कैरी कर सकती है बिना टूटे, बिना उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आए। यहीं से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस ए क्या है? एरिया। तो ये जो रोप है, इस रोप का शेप कैसा रहेगा? लाइक अ सिलेंडर। ये इस टाइप से रोप है तो रोप का ये जो शेप है ये कैसा रहेगा? सिलेंडर के जैसा। और सिलेंडर का ये जो एरिया होता है, इसका एरिया, इसका ये शेप कैसा है? ये शेप है किसके जैसा? बोलो जल्दी से। सर्कल के जैसा। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो πr² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 10⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये 3.3 तो रह गया, ये भी तो है। इंटू में 3.3 इंटू में कितना है? 3.3 इंटू 3.3 इंटू 3.3। तो यहाँ पर हमारे पास और क्या चल रहा है? 3.3 भी चल रहा है मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 ये होती है। तो इससे पाई से ये 3.3 अप्रोक्सीमेट कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू ऐसे तो 3.3 नहीं होती, कितनी होती? 3.14। तो अप्रोक्सीमेट 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। तो r² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट। तो r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 10⁻⁻4
मीटर स्क्वायर। तो r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 10 बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 10⁻² निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना है 10⁻⁻4 है, तो पावर हाफ हो जाती है जब रूट से बाहर निकलता है। तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, और मीटर स्क्वायर का सिर्फ क्या निकलेगा मीटर। तो मतलब हमारा जो रेडियस है, इसका रेडियस, इस रोप का रेडियस कितना होना चाहिए 10⁻²। हमने क्या कंसिडर किया, हमने रोप किसकी बनाएंगे, हम माइल्ड स्टील की रोप बनाएंगे। तो ये अब 10⁻² का मतलब ही क्या होता है, 10⁻² का मतलब होता है सेंटी। तो ये लिख दिया हमने सेंटीमीटर। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। तो जो रेडियस है वो या तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए या 1 के इक्वल, मतलब मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो रेडियस है, किसका रेडियस, किस चीज़ का रेडियस, वो जो रोप है, रोप का रेडियस कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी वो 10 टन्स का मास कैरी कर सकता है, नहीं तो वो कैरी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से अगर हम एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर की स्पेस पर अगर मैं कितना लिख दूँ 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई 1 स्क्वायर, मतलब पाई, और ये वैल्यू किसमें सेंटीमीटर में, तो एरिया भी किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं रेडियस में सोचता हूँ कि नहीं यार भाई रिस्क क्यों लेना, अगर टूट गई तो रोप, कहीं गलती से ज़्यादा हमने उस पर मास लटका दिया तो, क्योंकि हम कोई मास तोल के तो लटकाएंगे नहीं। तो हमने सोचा ठीक है 10 टन उठाने के लिए हमको 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली रोप चाहिए ना, चलो हम 3 सेंटीमीटर रोप रेडियस वाली ले लेंगे। हम कितने सेंटीमीटर वाली लेंगे, 3 टाइम्स ज़्यादा। तो हमको चाहिए थी 1 सेंटीमीटर, हमने सोचा नहीं हमको तो और स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो हम 3 सेंटीमीटर वाली रेडियस वाली रोप ले लेंगे। तो फिर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई एज इट इज़, आर के स्पेस पर क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, तो 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमने रेडियस कितना लिया था 1, तो एरिया कितना आया पाई। जब रेडियस हमने 3 लिया तो एरिया कितना आया 9 पाई, मतलब 9 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 10 टाइम्स ज़्यादा। तो हम सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा जितना भी हमें कि 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर वाली जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर थे वो रोप भी 10 टन मास उठा सकती थी, लेकिन हमें ध्यान रखना था सेफ्टी फीचर। तो हमने देखा कि सेफ्टी फीचर के लिए एरिया कितना चाहिए, एरिया चाहिए था पाई, तो हमने 10 टाइम्स ज़्यादा एरिया ले लिया। हमने एरिया ले लिया 9 पाई या यूँ कहे 10 पाई। तो सेफ्टी फीचर्स को ध्यान रखते हुए हम जितना भी हमें चाहिए कि कम से कम हमें कितना चाहिए पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। पाई मतलब 3.14, इसका मतलब क्या है 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एरिया चाहिए। तो हमने उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अप्रोक्सीमेट, ऐसे तो 9 है, अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स ज़्यादा वाला एरिया लेंगे कि नहीं भाई हमारे तो रोप टूटना ही नहीं चाहिए। तो चाहिए तो था हमें पाई, लेकिन हमने उससे अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स ज़्यादा या 9 टाइम्स ज़्यादा वाला एरिया ले लेंगे। इतने एरिया वाली हम क्या बना लेंगे, रोप बना लेंगे, ताकि हमारी वो रोप का कोई टूटने का चांस ही नहीं रहे, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आने का कोई चांस ही नहीं रहे। अब इतनी मोटी अगर हम रोप बनाएंगे, देखो कितने 9 पाई, 9 पाई मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 28 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो बहुत मोटी रोप हो जाएगी, वो रोप बहुत मोटी हो जाएगी। रोप अगर ज़्यादा मोटी हो गई तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, वो अप्रोक्सीमेट रिजिड बॉडी बन जाएगी। तो हम इतनी मोटी एक रोप ना लेते हुए हम इसमें क्या करते हैं, इतनी ही मोटाई का रोप के बहुत सारे रोप्स का बंडल ले लेते हैं। आप कभी ध्यान से देखिएगा क्रेन्स में जो रोप होती है वो एक इतनी मोटी सिंगल रोप नहीं रहती, बल्कि इतनी मोटी जगह में बहुत सारी रोप्स का वो एक बंडल होता है कि एक रोप, दूसरी रोप, तीसरी रोप, ऐसी बहुत सारी रोप्स का वो एक ग्रुप होता है इस टाइप से। तो इससे क्या रहेगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और स्ट्रॉन्गनेस भी रहेगी। जैसे किसी एनिमल की जो टेल होती है, टेल में बहुत सारे उसकी बाल रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, और इस टाइप से उसके रोप बनते हैं। उसके पूरे इतना मोटा बाल नहीं रहता उसकी टेल का, तो इसलिए उससे क्या बनी रहती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है और स्ट्रॉन्गनेस भी बनी रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही इस टॉपिक का, और नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा। उस नेक्स्ट पार्ट में जो आगे का जो पोर्शन छूटा है वो हम कवर करेंगे, और
कभी कभी पढ़ाते समय कुछ गलती से कुछ वैल्यू छूट जाती है, या मैं कुछ बताना भूल जाता हूँ, या कुछ गलती से गलत बता देता हूँ। वैसे चाहता तो नहीं, गलती से मुँह से कुछ गलत निकल जाता है या कुछ बोलना भूल जाता हूँ, तो वो मैं कमेंट में बता देता हूँ कि हाँ यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है। तो आप हमेशा जब भी मेरी वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन भी ज़रूर देखिएगा कि मैंने कुछ कमेंट तो नहीं किया है। और हमेशा मैं एनसीईआरटी को फॉलो करके एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि बच्चों जो एनसीईआरटी का ढूंढना चाहते हैं वो उन्हें यूट्यूब पर मिल जाए। तो अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।